पढ़ने में मजा आ रहा ना ओवरऑल? बस यही चाहिए कि पढ़ाई समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक, और इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ ये लिखे थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये समझ गए थे ना लास्ट क्लास हम लोग। तो टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो समझे थे वो ये समझे थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तुम लोग में से बहुत बच्चे लास्ट क्लास एब्सेंट थे, आज का जनसंख्या देख के लग रहा है। देखो, तो जैसे सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम सॉल्वेंट रख दिए। सॉल्वेंट रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको ढक देते हैं, बिल्कुल आपके जैसा ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करा देते हैं। धीरे धीरे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा ना, इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, यहां वेपर प्रेशर का कंडीशन अराइज होगा। और जैसे ही इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, अरे बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। और जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना? तो लास्ट क्लास हम लोग ये बात समझ चुके थे कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तब वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, और जिस टेम्परेचर पर यह फिनोमेना होता है उसको हम लोग बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बात को? अब मान लो कि ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, एकदम सिंगल सॉल्वेंट है आपके जैसा। अभी इसमें किसी तरह का कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं किया गया है। समझ गए बात को? लो सर, कभी कभी ढक्कन बना देते हैं, कभी कभी सॉल्वेंट बना देते हैं। तो मान लो कि ये एक प्योर सॉल्वेंट है, अभी अभी इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ था, तो ये बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अरे पहुंचेगा ना? let us consider boiling point of pure solvent is equal to TB नॉट। जैसे वेपर प्रेशर हम लोग PS नॉट कंसिडर करते थे ना, वैसे बॉइलिंग पॉइंट को, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, TB नॉट। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग, तो बॉइलिंग टेम्परेचर है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट है। समझ गए बात को? अब ये लिक्विड जैसे ही बॉयल करना स्टार्ट किया था, जैसे ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ था, ये जैसे ही बॉयल करना स्टार्ट किया था, इसको बॉयल होता हुआ देख के हमसे रहा नहीं गया, और हम क्या किए, तो हम इसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए। समझ गए बात को? थोड़ा सा इसलिए क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है हम लोग को, तो थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए। तो बताओ बाबू, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर बढ़ाता है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर क्या करता है, घटाता है। तो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या उसका वेपर प्रेशर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहेगा? अरे बोलो, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर अब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया। और क्यों कम हो गया? क्योंकि हम इसमें क्या मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि अब मान लो कि हमको फिर से इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है, हमको तो बॉयल करवाना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में वेपर बनाएगा, फिर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और फिर से वो बॉयल करना
स्टार्ट कर जाएगा, लेकिन टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। जरा वहां तक पहुंचते हैं। मतलब ये कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल solute, vapor pressure of solvent decreases and हम ये बात भी लिख सकते हैं कि more temperature is required to maintain boiling point। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन रखने के लिए और टेम्परेचर का जरूरत होगा। मतलब टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, फिर से इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया और वो बॉयल करने लगा, लेकिन अब वो जो टेम्परेचर होगा उसको हम टीवी नॉट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अब उसमें क्या ऐड हो गया? सॉल्यूट ऐड हो गया। समझ गया बात को ना? मतलब ये लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू टीबी। अब तुम बोलो हम लिख सकते हैं कि नहीं टीबी? जाओ, जब प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट था तो उसको हम क्या बोल दिए? टीबी नॉट। और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तब वो प्योर नहीं बचा, तो हम उसमें नोट नहीं लगाएंगे, तो हम उसको क्या लिखेंगे? टीबी। अरे जैसे वेपर प्रेशर को पीएस नॉट लिखते थे ना, और जब उसमें कुछ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कुछ मिला देते थे तो फिर उसको सिर्फ क्या लिखते थे? पीएस लिखते थे। तो वैसे टीबी नॉट जो है ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी जो है वो सॉल्वेंट का ही बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन प्योर नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर है। समझे बात को? देखो अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी। एलिवेशन का मतलब डिफरेंस होता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण डिफरेंस है तो एलिवेशन बोलेंगे, और टेम्परेचर घटने के कारण डिफरेंस होता तो उसको डिप्रेशन बोला जाता। इसके बाद का टॉपिक है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझे बात को? तो टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बढ़ने के कारण चेंजिंग आया, तो उस चेंजिंग को यहां पर क्या बोला जाता है? एलिवेशन बोला जाता है। तो बाबू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मींस कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। होगा कि नहीं? चलेगा? क्लियर है? अब यहां पर एंट्री मारता है कौन? तो यहां पर एंट्री मारता है रॉल्ट। ठीक है, यहां पर रॉल्ट एंट्री मारता है और अपना लॉ नहीं देता है, एक अलग टाइप का पॉइंट बोलता है। मतलब यहां पीएस इक्वल टू पीएस नॉट एक्सेस वाला लॉ नहीं लगने वाला। रॉल्ट से यहां एंट्री मारता है और बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप जरा कंसंट्रेट होकर समझिए, बात मत कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा न्यूमेरिकल के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ये RAULL कहां चला गया भाई? हाँ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स द वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। देखो रॉल्स ये बोलता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा टीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलैलिटी के। एक बात समझो बाबू, मोलैलिटी क्या होता है? आपके ध्यान में होगा, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, होता है कि नहीं? ठीक है, बात ऐसा है, जरा ध्यान देना। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है, ये डबल स्टैंड हटा दे बाबू जरा। हाँ तुम्हें को बोल रहा है, ऐसे सिंगल डबल जितना स्टैंड जिसका लगा हुआ हटा दीजिए। अरे इंजन चालू है ना, तो गाड़ी का इंजन चालू रहता तो स्टैंड पे थोड़े लगाते हैं। देखिए, तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, मोल पर केजी। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएं किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो बाबू अगर हम नंबर ऑफ मोल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बढ़ाते जाएंगे, एक बात ध्यान देना, बड़ा बारीक सा बात है, बट क्लियर हो जाएगा ना तो दिमाग में ये बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे पर यूनिट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये बात तो क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे तो मोलैलिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं, तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें बढ़ाते जाएंगे तो एक बात हमको बताइए कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बढ़ते जाएगा, टीबी या टीबी नॉट? हम क्या बोल रहे हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे अगर बाय द वे, तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बढ़ेगा, टीबी या टीबी नॉट? टीबी बढ़ेगा। टीबी नॉट क्यों बढ़ेगा भाई? हट, टीबी नॉट तो प्योर सॉल्वेंट का था। तब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया वो कौन सा आया, टीबी आया। तो अगर हम जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ाते जाएं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा डालें, मान लो थोड़ा सा डालें, क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाएं, फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल फिर बॉइल करना स्टार्ट किया, हम क्या किया, हम फिर थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, फिर से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, फिर हमको बॉइल करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, ये जो टीबी वाला वैल्यू है ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बाबू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी बढ़ रहा, ठीक है। मोलैलिटी बढ़ने के साथ साथ टीबी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो जब टीबी का वैल्यू बढ़ेगा तो टीबी माइनस टीबी नोट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे जाहिर सी बात है, जब ये बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब मोलैलिटी बढ़ रहा तो ये डिफरेंस भी बढ़ रहा। इसी कारण से डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? रट के नहीं चलना है कि रॉल्स बोल दिया तो मान के आगे बढ़ गए। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं तो मोलैलिटी बढ़ रहा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा टीबी का डिफरेंस भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो मोलैलिटी भी बढ़ रहा और डेल्टा टीबी भी बढ़ रहा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझे बात को? क्लियर है पूरा? देखो अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बाबू, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाता है केबी इंटू एम। ये जो केबी है, वेयर केबी इज इक्वल टू, केबी को कहा जाता है यहां पर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यस, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा नाम है केबी। क्या बोलते हैं केबी को, बोलो जरा एक बार, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बोल लोगे? अब बोलो तो, मुंह टेढ़ा हो जा रहा ना, छोड़ो हटाओ, पढ़ देना। तो केबी जो है ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो तो समझ में आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब देखो बाबू, मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लेते हैं तो इनटू क्या कर देंगे, 1000। मान लो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मान लेते हैं Nb और मास ऑफ सॉल्वेंट को मान लेते हैं Wa। बोलो सर, सॉल्यूट को B और सॉल्वेंट को A क्यों मान रहे हैं? तो ये कोई पहली बार नहीं मान रहे हैं, हम लोग इसके पीछे वाले टॉपिक में भी यही किए थे। क्योंकि हमारे पास पहले से क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले से हमारे पास सॉल्वेंट होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो बाद में ना मिलाते हैं, तो जो बाद में आया जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, बी हो गया, और जो पहले से वो क्या हो गया, ए हो गया। अब एक बात समझना, Nb इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो इस Wb बाई Mb को यहां पर रख दें तो हमको मोलैलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा Wb बाई Mb। थोड़ा जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख पा रहे हैं, पीछे वाले बच्चों को दिख रहा ना। तो Wb बाई Mb इंटू नीचे में क्या हो गया, Wa, और ऊपर में इंटू 1000। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है ना। हम लोग जब मोलैलिटी पढ़े थे वहां हम लोग बी नहीं, यहां क्या लेकर चले थे, ए लेकर चले थे। बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये उल्टा हो जाता है, पहले से सॉल्वेंट रहता है, बाद में सोल्यूट डालते हैं, इसलिए सोल्यूट को हम लोग बी ले रहे हैं। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, देखिएगा बिल्कुल फाइनल स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का। अब यहां आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1।
अगर हम यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 आते हैं तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो हम लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू, और देखो एम का वैल्यू हमारे पास क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू है ना। तो हम इस एम के जगह पर इस पूरे वैल्यू को उठा कर रख सकते हैं। तो बस इसको उठाते हैं, यहां रख देते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये है फॉर्मूला हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर हुआ फॉर्मूला? अरे बोलो। सबसे ज्यादा बार यहां से पता है क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एमबी, मोलिकुलर मास। इवन इस टॉपिक को बोला भी जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने वाला ये टॉपिक है। तो आपको अगर एमबी निकालने के लिए बोला जाए तो कुछ खास नहीं, एमबी यहां रख देना, डेल्टा टीबी यहां रख देना। अब इसमें कौन क्या है वो तो पता है, फिर भी एक बार लिखना चाहते हैं, लेकिन हम यहां उतना झुक के लिख नहीं पाएंगे, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं। चलो बाबू, तो हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। इधर का मिटाएं, इस साइड का। तो जरा ध्यान रखेंगे आप कि यहां पर डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये जो फॉर्मूला है इसमें कौन क्या है ये आपको याद है। देखो तो केबी क्या है बाबू, तो केबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ, हम यहां पर उसको दूसरा नाम लिख देते हैं। इसके बाद डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है बाबू, तो डब्ल्यू बी है मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है, तो डब्ल्यू ए है सर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम बी क्या है सर, तो एम बी है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और डेल्टा टीबी क्या है सर, तो डेल्टा टीबी क्या है, तो डेल्टा टीबी है टीबी माइनस टीबी नॉट। समझ गए? क्लियर है? तो उस फॉर्मूला में कौन क्या है या फॉर्मूला के पास लिख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा, और फिर हम निकालते एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और बनाते हैं हम लोग मिलजुल के। पहले चलो पहले जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, फिर एक मोटा सा क्वेश्चन। एनसीईआरटी दो दो है तो दे दो, हालांकि एनसीईआरटी से लेवल का बुक है, फिर भी ना। पहले जरा हम जो सिलेक्ट करके रखे वो देते हैं। अरे वही तो है एनसीईआरटी जो है, लगता है यही वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा अलग है बस, लेकिन इसके पहले एक दूसरा देंगे हम, उसके बाद ये देंगे। हाँ लिखिए बाबू, जरा क्वेश्चन लिखा जाए। हाँ, अर्ज किया है कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास
Calculate the molar mass of a substance of a substance 1 gram of a substance 1 gram which when dissolved in which when कुछ ज्यादा verb वगैरह का यूज किया गया क्वेश्चन में क्या which when dissolved in 100 gram of water which when dissolved in 100 gram of water to give a solution boils at 100.1 degree Celsius 100.1 degree Celsius at a pressure of 1 atm at a pressure of 1 atm हाँ 1 atm pressure of 1 atm full stop kb for water is kb for water is 0.52 kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole 0.52 Kelvin kg per mole अब चलिए जरा क्वेश्चन पर आते हैं हाँ ये एक केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हाँ तो इसमें क्या बोला जा रहा ये जा रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस सबसे पहले इनमें से कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है बताइए जरा अरे एमबी मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक ही बात में है तो तुमको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है एमबी तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि आपको एमबी कैलकुलेट करना है आपको क्या बोला जा रहा है कि 1 ग्राम सब्सटेंस डिजोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम वाटर में हाँ बाबू बातचीत नहीं इधर ध्यान दीजिए अंजित भैया इधर ध्यान दीजिए हाँ वो भैया बोलता है उसको इसलिए हम भी बोल दिए तो मॉलिक्यूलर मास आपको 1 ग्राम सब्सटेंस जो है वो 100 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कराया बताइए 1 ग्राम कौन सा वैल्यू होगा और 100 ग्राम कौन सा वैल्यू होगा पहले जरा वैल्यू तो पहचानना है 1 ग्राम है उसको 100 ग्राम में डिजोल्व कर रहे हैं 1 ग्राम कौन सा होगा 1 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट होगा डब्ल्यू भी हो गया 1 ग्राम डब्ल्यू ए क्या हो गया फिर 100 ग्राम तो जो बॉयल कर रहा जो ऐड करने के बाद वो वैल्यू दिया हुआ है 100.1 डिग्री सेल्सियस बताओ ये टीबी होगा कि टीबी नॉट होगा टीबी होगा सिंपल सी बात है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद का दिया हुआ है तो ये टीबी हो गया समझे बात को और बाबू टीबी नोट तो दिया हुआ ही नहीं है बोलो सर टेंशन क्या है टीबी नोट नहीं दिया हुआ है तो वाटर तो है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है सब कोई जानता है तो टीबी नोट हो गया कितना 100 डिग्री सेल्सियस समझ गए बात को अब यहां से निकालने हम क्या डेल्टा टीबी तो डेल्टा टीबी क्या हो गया 100.1 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ये क्या हो गया 0.1 डिग्री सेल्सियस समझे बात को केबी का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है केबी 0.52 केल्विन केजी पर मोल अब एक बात ध्यान देना यहां पर कुछ बच्चा के दिमाग में ये बात आएगा कि सर केबी का जो वैल्यू है ये केल्विन में दिया हुआ है लेकिन डेल्टा टीबी हमको किस में मिल रहा डिग्री सेल्सियस में तो क्या हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दें और क्या बदलने के लिए क्या करें लिख देते हैं 0.1 केल्विन बदला गया बोलो सर ऐसा थोड़ी होता है इसमें कितना ऐड करना होता है 273 ऐड करना होता है ठीक है नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बात समझिएगा जरा बहुत भयानक कंसेप्ट है यहाँ पे और मैक्सिमम बच्चा
एग्जाम में गलती कर देता है, ऑब्जेक्टिव में तो खास करके। और गलती से आप जो यहां पर गलती करने का चांस है पूरा पूरा, और गलती करने के चांस से रिलेटेड जो आंसर होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पहला ऑप्शन में आता है। समझे ना बात को? इसलिए आप गलती करने का चांस क्या है, चांस यही है जो अभी हम कर रहे थे कि जीरो, ये केल्विन में है, आप इसको केल्विन में बदलना चाहेंगे तो 273 ऐड करेंगे, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देना है, बात खत्म। लेकिन कहां जोड़ना है ये कोई नहीं बताया। बात ऐसा है बाबू, आप माइनस किस में कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। किसी भी यूनिट को अगर चेंज करना हो और उसको माइनस भी करना हो, डेल्टा का वैल्यू भी कैलकुलेट करना हो, तो डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आप यूनिट चेंज करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। टेम्परेचर तो वैसे भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, बाद में ऐड करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि हम 0.1 डिग्री सेल्सियस को 0.1 केल्विन लेंगे। क्यों लेंगे सर? उसके पीछे का कारण है 100.1 डिग्री सेल्सियस, 100.1 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलने के लिए क्या करना होगा, 273 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? तो हो गया सर 373.1 केल्विन, हो गया कि नहीं? अरे हुआ ना, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर दें, क्या हो गया? 373 केल्विन। अब डेल्टा टी निकालिए, डेल्टा टी भी 373.1 माइनस 373 कितना केल्विन आएगा? 0.1 केल्विन। समझे बात को? तो अगर आपको कोई यूनिट को चेंज करना है ना, और वहां पर आपको माइनस वगैरह का भी झमेला है, डेल्टा का भी झमेला है, तो ये बात आप दिमाग में एकदम फिट करके रखिएगा, सेट करके रखिएगा कि अगर आपको यूनिट बदलना है तो माइनस करने के पहले बदलना है, बाद में नहीं बदलना है। अब बताओ कि 0.1 केल्विन लेना था और 0.1 डिग्री सेल्सियस में तुम 273 जोड़ देते तो 273.1 हो जाता, और आप 273.1 लेके और जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला ऑप्शन वही मिलेगा जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप मार के खुश, अरे वाह बना लिए, मजा आ गया। ठीक है, फिर वही होता है, बना के तो आए थे नंबर ही नहीं मिला, तो वो जो कंडीशन होता है ना, बना के सब आए थे नंबर नहीं मिला, यही सब केस में होता है। समझे बात को? ध्यान रखना। तो आप ये 0.1 डिग्री सेल्सियस है ना, आप बदलिए ही मत यूनिट, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, 0.1 को चुपचाप 0.1 ही ले लें। समझे बात को? और अगर कहीं माइनस करने का जरूरत पड़े तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल के माइनस करें, और नहीं तो डिग्री सेल्सियस में माइनस करने के बाद जितना आ रहा केल्विन में भी आप उतना ही वैल्यू ले लें। डिग्री सेल्सियस में भी माइनस करने के बाद उतना ही आ रहा, केल्विन में भी माइनस करने के बाद उतना ही आ रहा, तो आप वही वैल्यू ले लें। समझ गए बात को? तो अब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ये सब मिटा दे हम जरा, ये सब तो मिटा ही देना। अच्छा फॉर्मूला ये सामने पड़ा हुआ है, इसको नहीं मिटाते हैं और क्या है, इसी में बनाते हैं। चलिए, तो हमको निकालना है बाबू मॉलिक्यूलर मास। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है यहां पर, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। अरे ये यहां चल जाएगा जब ये आएगा तो। चलो वैल्यू रखा जाए, के बी कितना है 0.52 है, डेल्टा टीबी 1 है, के बी 0.52 है, इंटू डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी 1 इंटू 1000। ये कैलकुलेशन आसान है, लेकिन ये चीज जो था ना, इसके वजह से ये क्वेश्चन हमको पहले देना पड़ गया, ताकि आप वो यूनिट वाला झमेला दिमाग में पहले क्लियर कर लें, नहीं तो छोटा क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो बड़ा में तो पक्का होगा। और डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.1 इंटू डब्ल्यू ए कितना हो गया 100। ठीक है, देखो आप ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाए तो 2 जीरो नीचे आया, ये पॉइंट हटाए तो 1 जीरो ऊपर गया, और ये क्या हो गया पूरा कैंसिल, बच गया तुम्हारा 52। हाँ वही बच गया। अरे छोटा सा कैलकुलेशन था, हम बोले ना इस क्वेश्चन के सहारे मेरा मेन मकसद ये कैलकुलेट कराना नहीं था, मेरा मेन मकसद था कि तुमको हम डेल्टा टीबी वाला बात बता सकें। आप दे रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहे हैं अब। हाँ तो क्या निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास। यूनिट क्या होगा मॉलिक्यूलर मास का, ग्राम पर मोल। समझ गए, क्लियर है? अरे बोलो भाई, लिखो। क्या द
boiling point of benzene is the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin, 353.23 Kelvin, when 1.8 gram, when 1.8 gram of non-volatile solute, when 1.8 gram of non-volatile solute, 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, 90 gram of benzene. The boiling point is raised या increased, RAISED, boiling point बढ़ गया, RAISED, boiling point raised to 354.11 Kelvin, 354.11 Kelvin, 354.11 Kelvin. Calculate the molecular mass of solute. Calculate the molecular mass of solute. Calculate the molecular mass of solute. क्या हुआ, छूट गया क्या? Calculate the molecular mass of solute. Kb for benzene, benzene का Kb दिया हुआ है. Kb for benzene, Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. 2.53 Kelvin kg per mole. Kb, AB क्या होगा? Kb होगा कि AB होगा? Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. देखो बाबू, सारा डेटा दिया हुआ है. टीबी दिया हुआ है, टीबी नॉट दिया हुआ है, डब्ल्यूबी दिया हुआ है, डब्ल्यूए दिया हुआ है. समझे बात को ना? अब हम कुछ नहीं बताने वाले, आप एमबी निकाल दीजिए, बन जाएगा ना. मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एमबी निकालना है. बनाइए आंसर इसका है, बता रहे हैं कितना है. इसका आंसर है 58, 57 पॉइंट कुछ आएगा, हमको पता है, क्योंकि हम इसको पहले भी शाम वाला बैच से बनवाए थे ना, तो एक्यूरेट 58 नहीं आया था, 57.5 या ऐसा कुछ आ रहा था. अगर आप डेटा सही लिए होंगे तो आ जाएगा आंसर. एक बार मिला लीजिए. अगर आप यही चीज लिए हैं तो आपका फिलहाल नहीं भी आया तो आ ही जाएगा. $57.5 ग्राम पर मोल. सही मोबाइल टूट गया बाबू तुम्हारा, ज्यादा टूट गया. ये क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है. हाँ, अच्छा क्वेश्चन. कौन सा लेवल वाला? अच्छा ही लेवल का है, वैसा चच्चा लेवल का नहीं है, अच्छा लेवल का ही है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल तुम लोग जैसा. लिखो, on dissolving
3.2 gram on dissolving 3.2 gram of sulfur। और बाबू सब लोग लिखो, छूट जाता है तुम लोग का क्वेश्चन कैसे फिर इधर उधर से कॉपी मांगते हो बहुत बच्चा हम देखें। एकदम सब लोग लिखो लय में। ऑन डिजॉल्विंग 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, लिखे, इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, 40 ग्राम, इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन on dissolving 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर। अरे हाँ रिपीट कर रहे हैं लोग, बोला फिर से, लोग बोले फिर से बोलने के लिए। On dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, the boiling point of solution, the boiling point of solution, 40 gram of benzene के बाद the boiling point of solution was higher than that of benzene, was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin, higher than that of benzene by 0.81 Kelvin, 0.81 Kelvin. What is the molecular formula? What is the molecular formula of sulfur? What is the molecular formula of sulfur? Molecular formula of sulfur. Kb for benzene, Kb for benzene is 2.53, Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole। आपको सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कैसे बनेगा। आप एक काम कीजिए, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.24 ग्राम सल्फर मिला रहे हैं 40 ग्राम बेंजीन में, तो 3.24 ग्राम डब्ल्यू भी हो गया ना। अरे समझे बात को, डब्ल्यू भी हो गया कितना, 3.24 ग्राम, और मिला रहे हैं कितना में, 40 ग्राम बेंजीन में, तो डब्ल्यू ए क्या हो गया, 40 ग्राम। समझे बात को ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जा रहा, कितना का डिफरेंस आ रहा डायरेक्ट दे दिया आपको, तो डेल्टा टी भी आपको दे दिया कितना, 0.81 केल्विन, चलेगा। इसके बाद आपको बाबू केवी दिया हुआ है, केवी कितना दिया हुआ है, 2.53 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। आप एक पहला काम कीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला गया है ना, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा छोड़िए, आप हमको फिलहाल मॉलिक्यूलर मास निकालिए, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहुंचते हैं। आप एमडी निकाल के दिखाइए, एमडी निकालिए, मास पता चलेगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एमडी तो निकाल सकते हैं ना, एमडी तो एमडी सब निकाल सकते, निकालो। अरे बाबा रे, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तो आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। वाह क्या गाना है। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फे लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो
सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। बाबू बैठना नहीं है, बनाना है, बना। हंसी मजाक नहीं करना है, क्वेश्चन बनाना है। बन गया? कितना आया? 253। नहीं बना? एक मिनट, बता रहे कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास इसका। हाँ ठीक है, 253 आएगा मॉलिक्यूलर मास। सब लोग निकालिए और देखिए किसका किसका 253 आ रहा है। आ गया? ठीक है, जरा पहुंचने देते बाकी लोग को भी। सफर में साथ लेके चलना सही होता है ना। क्योंकि जिंदगी के सफर में बिछड़े जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चलिए जरा देखा जाए आप लोग कहां तक पहुंचे हैं। केबी का वैल्यू है बाबू 2.53 इंटू डब्ल्यू भी है 3.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना है? 0.81 इंटू डब्ल्यू ए 40। ओहो, समझ में आ गया, इसीलिए कट के 253 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। हाँ, 253 आने का तो मतलब सीधा सीधा यही है, तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर टेंशन क्या है। पॉइंट को पॉइंट से उड़ा देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को छोड़ दें, काहे छोड़े, इसको उड़ा के यहां ले आते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, देखो क्या बच गया। ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 324 आ जाएगा। करके दिखा दें। 253 इंटू 324 इंटू 10 बचा है, ठीक है, और नीचे ये 81 इंटू 40 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3240। समझे बात को? अब ये 3240 और 324 और 0 खत्म हो गया, ये बच गया क्या? 253। और मॉलिक्यूलर मास है तो क्या बच गया? ग्राम पर मोल। लेकिन आपसे बोला गया था फॉर्मूला बताने के लिए। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास नहीं तुमसे पूछा था, तुमसे फॉर्मूला पूछा था। तो बाबू घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर मास मिला तो ये जो भी फॉर्मूला होगा उसी फॉर्मूला का नहीं ये मास होगा। और आपको एटम तो पता है कि किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ बाबू इधर ध्यान दो, 253 तो आ गया। अब आप जानते हैं ना कि मास ऑफ सल्फर कितना होता है। सिंस मास ऑफ सल्फर 32, अरे एक सल्फर का मास 32 ग्राम पर मोल, और टोटल तुम्हारे पास मास कितना है? 253। और सल्फर का ही तो निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में तो सल्फर ही बोला गया है ना, तो सल्फर का ही निकाल रहे हैं। तो बाबू हम भाई 253 बाई 32 टोटल मास बाई मास ऑफ सल्फर। अरे समझे बात को? तो टोटल मास बाई मास ऑफ सल्फर जब करेंगे तो 253 बाई 32 करेंगे। एक बार करके देखिए कितना आएगा। 7.9। उसके बाद भी कुछ नहीं आ रहा, जीरो से छोड़ो हटाओ, 7.9 आया ना। 7.9 को सिमिलरली इक्वल टू मान लो कितना? 8। मतलब ये टोटल जो मास हो कितने सल्फर का हो गया? 8 सल्फर का। अरे बाबू एक सल्फर का 32, ठीक है, तो ये टोटल जो मास है वो कितने सल्फर का हो गया? 8 सल्फर का। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या हो गया? एसिड। सल्फर वैसे भी दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H6
S8। अगर बाय द वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको ऑप्शन दिया गया है और S6 और S8 दोनों में से कोई एक दिया गया है तो बिना कैलकुलेट किए टिक मार के आ सकते हैं। सल्फर का यही दो फॉर्म होता है, वही दोनों में से कोई आंसर आएगा। लेकिन अब S6 और S8 दोनों दे दिया गया है और दोनों ही दिया जाएगा, उतना आसान तुमसे नहीं दिया जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, S6 या S8। आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, निकालिए। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? तुम जो मॉलिक्यूलर मास निकाले ये पूरा सल्फर का निकल गया, जितना सल्फर था सबका। अब एक सल्फर का 32 होता है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड किए तो लगभग 8 आया, लगभग अप्रोक्स लेना पड़ेगा आपको, लगभग 8 आया। मतलब ये टोटल मास 8 सल्फर का है, तो फॉर्मूला S8 हो गया, बात खत्म। क्लियर हुआ बाबू? चलिए बहुत अच्छा, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात ऐसा है कि देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब एक साथ लेके लोग चलते हैं। लेकिन हम तुम्हारा हर टॉपिक के साथ में डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह बनाते चल रहे हैं, तो समय लगेगा, और समय लगे तो घबराना नहीं है, समझे बात को ना। डिटेल में कम से कम चल तो रहे खूब बढ़िया से, पढ़ने में मजा आ रहा ना ओवरऑल। बस यही चाहिए कि पढ़ाई समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है।